We'll continue with work, energy, and power where we stopped. We had already completed potential energy. So today we'll do questions based on kinetic energy first. पहले पोटेंशियल एनर्जी के दो क्वेश्चंस करेंगे जो हम लोग स्प्रिंग वाला जो पार्ट लास्ट में कर रहे थे उसको हम लोग दो एग्जांपल्स उसके करेंगे और उसके बाद फिर जो काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे आज प्रैक्टिस. नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के क्वेश्चन साथ में करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. So if you see this first question, the length of a steel wire increases by 0.5 centimeter, right? So when it is loaded with a weight of 5 kg. So अभी एक स्टील वायर है, इस पे जब आपने 5 kg का एक मास को लोड कर दिया तो इस पे जो नीचे के तरफ फोर्स आएगा ये 5g के बराबर फोर्स आएगा. ठीक है, g अगर 10 है तो 50 न्यूटन के बराबर हो गया फोर्स नीचे के तरफ वेट. और ये जो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स k इंटू एक्स के बराबर, जहां x इज द expansion in the wire. So let x be the expansion in wire due to load of weight 5 kg. So इस पे जो फोर्स आ रहा है ऊपर की तरफ वो kx आ रहा है, 5g नीचे की तरफ आ रहा है. So ये क्या हो जाएगा, kx इज इक्वल टू 5g जहां पे इक्विलिब्रियम होगा. So this is kx इज इक्वल टू 50 न्यूटन हो गया. So जो k का वैल्यू है, so this is 50 अपॉन, सॉरी ये x का वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है. So 50 अपॉन x which is 50 divided by 0.5. So this is 100. So k का वैल्यू हम लोगों को, अच्छा 0.5 सेंटीमीटर है, सॉरी तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे पहले इसको. So 0.5 into 10 to the power minus 2. So this will be 50 into 10 to the power 2 by 0.5. So this will be 1 into 10 to the power 4. So 1 into 10 to the power 4 Newton per meter हो गया k का वैल्यू. So once you have got the value of k, हम लोगों को calculate force constant, हम लोग को k का वैल्यू निकालना था. And work done in stretching the wire. So work done is equal to potential energy stored. So वायर में पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होता है, हाफ kx स्क्वायर के बराबर. ये हम लोगों ने क्लास में देखा था. तो यहाँ पे यूज कर लेंगे इसको. हाफ इंटू k है 1 इंटू 10 टू द पावर 4 और x स्क्वायर जो है दिस इज 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 0.25 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा. सो दिस इज 0.25 divided by 2, 0.125 joules. क्लियर है बच्चों? आ गया समझ में सबको?
Yes, sir. लिख भी लिया सबने? लिख लिया ना बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट पे चलते हैं. The potential energy of a spring when stretched through a distance of x is 50 joules. So, potential energy in a spring is half kx square is equal to 50 joules. ठीक है. What would be the work done in stretching it further through the same distance? So, ये initial potential energy है. Final potential energy निकालोगे, ये हाफ के इंटू, अब जो एक्सटेंशन है स्प्रिंग में 2x ट्वाइस द, मतलब फर्दर थ्रू द सेम डिस्टेंस, मतलब पहले x था, अब एक्सपेंशन उसमें 2x हो जाएगा, तो हाफ के इंटू 2x स्क्वायर कर लोगे. सो दिस इज हाफ के एक्स स्क्वायर इंटू 4, 2 स्क्वायर 4 हो जाता है. सो ये कितना हो जाएगा? 200 जूल्स हो जाएगा, राइट? तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया. वर्क डन, जब काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है तो उस केस में वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. सो जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है जो आप वर्क डन कर रहे हो. तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल्स था, बाद में 200 जूल्स हो गया, तो वर्क डन जो है जो स्टोर हुआ वो 150 जूल्स हो गया. डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जीज. सो दिस इज 200 माइनस ऑफ 50, that is 150 joules. So work done is equal to 150 joules. ठीक है. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ये क्वेश्चन कह रहा है a shot traveling at the rate of 100 meter per second is just able to pierce a plank 4 centimeter thick. तो एक बुलेट है जो 100 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा था, वो पियर्स करता है एक प्लैंक को जो कि 4 सेंटीमीटर थिक है. Now, what velocity is required to just pierce a plank 9 centimeter thick? तो किस स्पीड से बुलेट को मूव करना होगा कि वो 9 सेंटीमीटर थिक वाले को पियर्स करके जस्ट निकल जाए. सो रेजिस्टिव फोर्स मान लेते हैं हम कांस्टेंट दोनों केस में, राइट? अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, या काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. ठीक है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम होता है. सो इसको लिख लो, वर्क डन is equal to change in kinetic energy, right? So अब ये क्या है कि पहले जो मूव कर रहा था 100 मीटर पर सेकेंड के, जस्ट पियर्स करने का मतलब फाइनल स्पीड 0 हो गया जब निकल रहा है उसमें से. तो जो भी वर्क डन है वो फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स जो है, दैट इज F, ओके, इनटू डिस्प्लेसमेंट. F इनटू displacement is 0.04 meter is equal to change in kinetic energy, that is half m. फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे देखो वर्क डन, रेजिस्टिव फोर्स की वजह से वर्क डन नेगेटिव होगा, तो माइनस एफ इंटू 0.04 इज इक्वल टू हाफ एम. फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू 100 स्क्वायर. तो ये तो 0 हो गया, माइनस एफ इंटू 0.04 इज इक्वल टू माइनस हाफ एम इंटू 100 स्क्वायर. ठीक है.
सो अब ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया. सो F इज इक्वल टू half m into 10 to the power 4, or this is 5010. अब सेकंड केस में, ये फर्स्ट केस है, सेकंड केस में ऑल्सो अगर 9 सेंटीमीटर थिक को इसको क्रॉस करना है, उसका हम लोग को वेलोसिटी निकालना. मान लीजिए v वेलोसिटी है वहां पे. सो माइनस रेजिस्टिव फोर्स तो सेम होगा, माइनस एफ इंटू 9 सेंटीमीटर को अब क्रॉस करना है 0.09 इज इक्वल टू हाफ इंटू फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालना है. ठीक है, सो ये तो 0 हो गया, माइनस ऑफ ये हमारा f इज इक्वल टू सर 6000. हाँ जी बताइए. सर वो f में 0.04 भी तो जाएगा उस तरफ. हाँ हाँ हाँ. f is equal to this divided by 0.04. ठीक है, ठीक है. सो माइनस एफ, अब यहाँ पे हम इसको यूज कर लेते हैं, तो m इंटू 10 to the power 4 divided by 0.08 into 0.009 is equal to minus half m into v square. तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, m और m कैंसिल हो गया. ठीक है, और ये 2 से इसको कैंसिल करोगे, 0.04 आ गया. सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 10 to the power 4 0.009 by 0.09 by 0.04. ठीक है, अब v निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे. 10 to the power 4 0.09 by 0.04. 10 to the power 4 हो जाएगा 10 to the power 2 0.3 sorry divided by 0.2. So this is equal to 0.3 into 100 करोगे तो 30 divided by 0.2 या 300 by 2 150 हो गया. So this is 150 meter per second, the speed. Clear है? Yes, sir. सर आपने जो ऊपर f इज इक्वल टू हाफ m लिखा था, आपने नीचे वो हाफ लिखा नहीं. सर ऑल्सो वाले जो माइनस f इंटू 0.09 के नीचे लिखा हुआ है उसमें. ये 2 को 0.04 से मल्टीप्लाई करके 0.08 लिखा ना. ओके ओके सर. हो गया बच्चों? Yes, sir. If kinetic energy of a body increases by 300%, तो kinetic energy increase कर रहा है 300% से. By what percent will the linear momentum of the body increase? So अभी आप देखिए कि जो हमारा kinetic energy है, this is equal to half mv square, और इसको अगर मोमेंटम के टर्म्स में लिखेंगे तो हमें पता है कि मोमेंटम p इज इक्वल टू mv है ना. तो अगर इसको स्क्वायर कर देते हैं तो p स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर आ जाता है. सो दिस इज p स्क्वायर इज इक्वल टू
हाफ इंटू mv स्क्वायर कर लें तो एक m और एक 2 एक्स्ट्रा बच गया हमारे पास, इसको इस तरफ ले आएंगे। सो p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। हम लोग को पता है रिलेशन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। सो अब काइनेटिक एनर्जी, सो मतलब बेसिकली अगर p इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रूट अंडर 2m के, ठीक है, ये हमारा रिलेशन हो गया। अब कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस बाय 300%, इंक्रीजेस बाय 300%। नया काइनेटिक एनर्जी k डैश इज इक्वल टू k प्लस 300% ऑफ k, ठीक है। तो 300% ऑफ k मतलब k प्लस 300 बाय 100 इंटू k, ठीक है। सो 3k प्लस k क्या हो जाएगा, 4k हो गया k डैश ना। तो अब नया काइनेटिक एनर्जी 4k हो गया, तो अब नया ये जो मोमेंटम है p डैश, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स m इंटू k डैश हो गया, रूट अंडर। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 2m इंटू 4k, राइट। तो 4 का ये 2 बाहर हो गया, तो दिस इज रूट अंडर 2mk। रूट अंडर 2mk तो हमें पहले से पता है कि p के बराबर होता है, तो 2 टाइम्स p हो जाएगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी जब 4 टाइम्स होता है तो मोमेंटम जो है 2 टाइम्स हो जाता है। तो अब मोमेंटम 2 टाइम्स हो गया, तो परसेंटेज इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम विल बी, सो परसेंटेज इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम will be final linear momentum, मतलब p dash minus p final minus initial by initial into 100। सो फाइनल हमारा p dash 2p के बराबर है, तो 2p minus p अपॉन p into 100। सो 2p minus p हो गया p by p, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया 100%। सो परसेंटेज इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम कितना हो गया, 100%। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. थर्ड वाला कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस बाय 19%, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर k है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी k डैश इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल डिक्रीजेस बाय 19%। सो k डैश माइनस k या k माइनस k डैश अपॉन k इंटू 100 इज इक्वल टू 19%। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं k minus k dash upon k is equal to 19 by 100. So we'll have 100k minus 100k dash is 19k. So 100 minus 19 करोगे तो 81k is equal to 100k dash और k dash is equal to 81 by 100k। ये हमारा निकल गया। अब नया काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज डिक्रीज इन लीनियर मोमेंटम निकालना है। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m और p इज इक्वल टू रूट अंडर 2m इंटू के हो गया। सो अब अगर हम लोग निकालेंगे जो p डैश होगा, दिस इज रूट अंडर 2m k डैश। k डैश को रिप्लेस कर लेते हैं, मतलब रूट अंडर 2m इंटू 81k by 100।
तो इसको अगर 81/100 को बाहर ले जाओगे तो 9/10 टाइम्स 9/10 टाइम्स रूट अंडर 2mk हो गया, ठीक है। सो दैट इज 9/10 टाइम्स द पोटेंशियल एनर्जी P हो गया। सो ये P डैश हमें पता चल गया। अब परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, तो इनिशियल माइनस फाइनल, सो परसेंटेज डिक्रीज इन P is equal to P minus P dash, initial minus final by initial into 100 होता है percentage decrease. So P minus 9/10P divided by P into 100. So this is 10P minus 9, 10 minus 9 1 हो गया. So ये P cancel हो गया, तो 1/10 into 100 कर लेंगे, 10% इसका आंसर। क्लियर है? Yes, sir. लिख लिया सबने? हाँ सर। हाँ सर। So two identical 5 kg blocks are moving with same speed of 2 meter per second towards each other. ठीक है। So दो ब्लॉक है, आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं, दोनों 5 kg के हैं, ये भी 5 kg का है, ये भी 5 kg का है। So two identical 5 kg blocks are moving with same speed of 2 meter per second towards each other. तो ये भी आ रहा है इधर 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और ये भी इधर आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। Along a frictionless horizontal surface, the two blocks collide, stick together and come to rest. दोनों कोलाइड करता है, और कोलाइड करने के बाद ये दोनों एक दूसरे से चिपक के रेस्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस एंड इंटरनल फोर्सेस। तो अभी एक्सटर्नल, बिकॉज यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फ्रिक्शनलेस है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स होगा यहाँ पे, एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो ही है, ठीक है। सो अगर हम लोग देखें, देखो, सिंस there is no external force in this system acting on the system, hence net work done by external force is equal to 0. फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट कह रहा है इंटरनल फोर्सेस की वजह से वर्क डन, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहता है। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब टोटल वर्क डन, जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला लो, तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो फाइनल वेलोसिटी जीरो है, हाफ इंटू एम इंटू जीरो स्क्वायर माइनस इनिशियल जो है हाफ इंटू एम इंटू, ठीक है, मास 2m हो गया बेसिकली। सो हाफ इंटू एम इंटू इनिशियल वेलोसिटी 2 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू
m इंटू टू स्क्वायर, यहाँ पे m प्लस m 2m कर लो। सो ये तो हो जाएगा 0 माइनस हाफ इंटू m इंटू टू स्क्वायर, हाफ इंटू m इंटू टू स्क्वायर ऐड होके m मास 5 इंटू टू स्क्वायर हो गया। तो दिस इज माइनस ऑफ 20 जूल्स, बिकॉज वर्क एक्सटर्नल फोर्स की वजह से 0 है, ठीक है। तो इसको हम लोग सीधे बस इंटरनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20 जूल्स। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. हाँ सर। सो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे ये टोटल वर्क डन है। टोटल वर्क डन का मतलब इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों की वजह से वर्क डन। एक्सटर्नल फोर्स का ऑलरेडी हम लोग वर्क डन निकाल चुके हैं कि 0 है, तो उसको यूज करके इंटरनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन है वो निकालते हैं। क्लियर है बच्चों? Now let's go to the next one. A running man has half the kinetic energy that a boy of half his mass has. ठीक है, तो मान लो मैन का मास ऑफ मैन इज इक्वल टू m, तो मास ऑफ बॉय is m upon 2. Running man has half the kinetic energy. अब इसका अगर kinetic energy, इसका kinetic energy अगर k है, ठीक है, so, इसका kinetic energy हो जाएगा k by 2. Sorry, half the kinetic energy, half is mass has. So इसका kinetic energy अगर k है तो इसका k by 2, ठीक है। सो जो बॉय का काइनेटिक एनर्जी है इज इक्वल टू हाफ इंटू m by 2 इंटू v स्क्वायर। लेट्स से इसका वेलोसिटी v1 है, इसका वेलोसिटी v2 है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय हो जाएगा हाफ m by 2 इंटू v स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन हो जाएगा हाफ इंटू m इंटू v1 स्क्वायर। और मैन का काइनेटिक एनर्जी बॉय का हाफ है, सो मतलब हाफ इंटू m इंटू v1 स्क्वायर इज इक्वल टू बॉय का है हाफ इंटू m by 2 इंटू v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज, ये हाफ m कैंसिल हो गया। सो v1 स्क्वायर 4 टाइम्स v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर। सो v2 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v1। सर रनिंग मैन की काइनेटिक एनर्जी हाफ है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में हाफ नहीं करना चाहिए था। सर इसमें लिखा है रनिंग मैन हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी, तो ये जो हमने काइनेटिक एनर्जी हाफ करी है वो हमें मैन की नहीं करनी चाहिए v1। रनिंग मैन हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय, काइनेटिक एनर्जी हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑफ अ बॉय। बॉय का काइनेटिक एनर्जी k है, तो रनिंग मैन का उसका हाफ होगा ना। तो बॉय का अगर हाफ m by 2 इंटू v2 स्क्वायर है, तो उस बॉय का हाफ काइनेटिक एनर्जी मैन का होगा ना।
Okay, sir. Sir. सो V2 ट्वाइस ऑफ V1 हो गया हमारा यहाँ पे. अब नेक्स्ट पे चलते हैं. सेकेंड वाला कह रहा है कि मैन स्पीड्स अप बाय 1 मीटर पर सेकेंड. तो अब जो मैन का स्पीड है V1 प्लस 1 हो गया, ठीक है, एंड देन हैज द सेम एनर्जी एज बॉय, मीन्स हाफ इंटू m इंटू V1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू m/2 इंटू V2 स्क्वायर. V2 के जगह 2V1 यूज कर लेंगे यहाँ पे. पहले तो हाफ m कैंसिल कर लेते हैं. सो ये हमारा V1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो 2 है हाफ इसको ले लिया, V2 स्क्वायर इज 2 टाइम्स V1 का होल स्क्वायर. 4V1 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा 2V1 स्क्वायर. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो हमारा V1 स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस 2V1 is equal to 2V1 square. So this will give us V1 square minus 2V1 minus 1 is equal to 0. So इससे हम लोग सॉल्व करेंगे. So हमारा V1 का वैल्यू 2 प्लस माइनस V स्क्वायर 4 प्लस 4 बाय 2 है. So this is ये 2 रूट 2 हो जाएगा. So this is 1 प्लस माइनस रूट 2. नेगेटिव नहीं लेंगे. 1 प्लस 1.414 2.414 हो गया मीटर पर सेकेंड. V1 निकल गया. हमें पता है V2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V1 4.828 मीटर पर सेकेंड. निकला बच्चों? Yes, sir. Sixth question है, a particle of mass 0.5 kg travels in a straight line with a velocity. तो हमारे पास मास दे रखा है पार्टिकल का 0.5 kg. ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी. ये देखो इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, मतलब सॉरी वेलोसिटी दे रखा है जो x पे डिपेंडेंट है. हाउ मच वर्क इज डन बाय द नेट फोर्स एक्टिंग, नेट फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 मीटर इसके बीच में. सो अब ये इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 5 इंटू 0 रेज टू द पावर 5/2 तो 0 मीटर पर सेकेंड हो गया. फाइनल वेलोसिटी जो v है 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 5/2, ठीक है. सो दिस इज 5 इंटू रूट 32 हो गया. 2 रेज टू द पावर 5 32 हो गया और उसका स्क्वायर रूट है तो 5 इंटू रूट 32 हो जाएगा. नाउ वर्क डन is equal to change in kinetic energy, final kinetic energy minus initial kinetic energy. Initial तो 0 ही होगा, फाइनल जो है हाफ इंटू मास 0.5 हो गया और v स्क्वायर जो है 5 रूट 32 का होल स्क्वायर हो गया. सो हाफ 0.5 25 इंटू 32, 2 से कट करेंगे 16 हो गया. सो दिस इज 16 इंटू 0.5 इंटू 25.
200 joules. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Seventh question है, it is well known that a raindrop falls under the influence of the downward gravitational force and the opposing resistive force. तो हमारे पास जो रेन ड्रॉप है ग्रेविटेशन की वजह से नीचे गिर रहा है और इस पे जो अपोजिंग फोर्स है वो रेजिस्टिव फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है. ठीक है, ग्रेविटेशन जो वेट है दैट इज मेकिंग इट फॉल डाउनवर्ड एंड दिस फोर्स जो रेजिस्टिव फोर्स है जिसको हम लोग विस्कस फोर्स का नाम देंगे बाद में. सो दिस इज एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन. सो अब the latter is known to be proportional to the speed of the drop. तो ये जो f है ना, this is proportional to speed of the drop but is otherwise undetermined. मतलब कोई तरीका नहीं है इसको निकालने का. So consider a drop of mass 1 gram. So mass of drop is equal to 1 gram. This is 1 into 10 to the power minus 3 kg हो जाएगा. ठीक है. सॉरी, तो ये हो गया मास हमें पता चल गया. नाउ कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ मास 1 gram फॉलिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ 1 kilometer. सो h इज इक्वल टू 1 kilometer है 1000 मीटर हो गया. इट हिट्स द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड. सो फाइनल स्पीड जो है इसका 50 मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स? सो देखो, work done by gravitational force is equal to mgh. So 1 into 10 to the power minus 3. g का जो वैल्यू है दिस इज 10 ही ले लेते हैं और h है 1000. सो ये 10 जूल्स हो गया. वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. Now, what is the work done by the unknown resistive force? Net work done is equal to change in kinetic energy होगा. ठीक है. सो अब मान लो जो रेजिस्टिव फोर्स से वर्क डन करना है वो W है. सो दिस इज वर्क डन बाय gravitation plus work done by resistive force. Net work done is equal to change in kinetic energy. Initially drop जो है रेस्ट पे रहा होगा. So final है half into mass 1 into 10 to the power minus 3 into 50 square minus 0 square. So this will be 2500 तो 2.5 by 2 1.125 हो गया. और वर्क डन बाय ग्रेविटेशन 10 है. 10 प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू 1.125
So work done by resistive force will be equal to, यहाँ पे this is equal to 1.125 minus of 10 कर लेंगे minus 8 point 1.25 हो क्या 1.25 so ये 1.25 minus 10 करोगे तो minus 8.75 क्लियर है बच्चों Yes, sir. लिख लिया बच्चों Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पे चलते हैं कह रहा है व्हेन एन ऑटोमोबाइल मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर रीचेस एन अपवर्ड इंक्लाइंड रोड ऑफ एंगल 30 डिग्री इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ तो जब ये चढ़ने वाला होता है ना तो यहाँ पे तेजी से आ रहा है उसके बाद इंजन स्विच ऑफ कर दिया इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.1 म्यू का वैल्यू 0.1 है हाउ मच डिस्टेंस विल द ऑटोमोबाइल मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट तो ये कितना डिस्टेंस मूव करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट मान लो ये जो डिस्टेंस मूव कर रहा है बिफोर कमिंग टू रेस्ट दिस बी इक्वल टू x राइट सो जो नेट फोर्स इस पे लग रहा है नेट फोर्स इज इक्वल टू नीचे की तरफ दो फोर्स लग रहा है mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स F ठीक है यहाँ पे कैपिटल F दे रखा है कैपिटल F लिख लो सो दिस इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस ऑफ जो फ्रिक्शन फोर्स है वो म्यू mg cos थीटा के बराबर होता है क्योंकि म्यू इंटू एन के आर के बराबर होगा आर का वैल्यू mg cos थीटा के बराबर है तो म्यू mg cos थीटा सो दिस इज इक्वल टू mg कॉमन ले लो तो साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा हो गया ठीक है नेट फोर्स ये हो गया सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू नेट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नेट फोर्स है हमारा mg साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा है ना और ये नेगेटिव साइड में है ये थोड़ा ध्यान रखना ठीक है इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है x है राइट और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइड में है इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है सो ये माइनस mg इंटू साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ
फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 0 है, हाफ इंटू m इंटू यू स्क्वायर, 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 36 इंटू 5/18, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो हाफ इंटू m इंटू 10 स्क्वायर। ठीक है, अब ये m और m कैंसिल हो गया, तो माइनस ऑफ g मतलब 10 इंटू साइन थीटा, साइन 30 डिग्री 1/2 है, प्लस म्यू 0.1 कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, इंटू x इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ इंटू mm तो कैंसिल ही हो गया, 10 स्क्वायर 100, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, ये 10 को इससे कैंसिल कर देंगे, बच गया 10 डिवाइडेड बाई 2 5 हो जाएगा। सो दिस इज 1 प्लस 0.173 हो जाएगा, तो 1.173 बाय 2 इंटू x इज इक्वल टू 5 और x इज 10 डिवाइडेड बाय 1.173, 8.525। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. साइन वाइन सब देख के ध्यान से समझा करो, सब चीज लिखना होता है। बहुत बच्चे क्या है कि सीधे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर नेगेटिव को खा गए दोनों। शो नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखो कि रेजिस्टिव फोर्स नेगेटिव है, इसीलिए माइनस फोर्स में नेगेटिव साइन आगे लगाए हैं। और जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो 0 माइनस ऑफ हाफ mu स्क्वायर वो हम लोग पुट कर रहे हैं, इसीलिए दोनों तरफ नेगेटिव आता है और वो कैंसिल होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करें, मैथ्स की क्लास स्टार्ट करें। ठीक है, Bye, sir. Thank you. लिख लिया सबने? Yes, sir. हाँ सर।